कुछ अमानवीय पुतिन के सैनिकों के लिए आ रहा है। हर रूसी जो यूक्रेन में मोर्चे पर भेजा गया इस चीज के जीवित होने से डरता था, लेकिन अब यह यहाँ है। यांत्रिक, राक्षसी, मानव संसाधन की उस चुनौती का समाधान जो यूक्रेन ने झेला है अब हमारे सामने है, क्योंकि 25,000 संवेदनहीन मशीनें रूस को नक्शे से मिटाने के लिए आ रही हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने पुतिन के पिट्ठुओं का सामना कर रहे युद्ध क्षेत्र का भविष्य का खुलासा किया है। 18 अप्रैल को मिखाइलो फेडोरोव ने टेलीग्राम पर बताया कि रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में जमीनी रोबोटिक प्रणालियों के निर्माताओं से मिलकर साल के अंत तक 25,000 ग्राउंड रोबोट खरीदने का वादा किया है। ये रोबोट इस समय बनाए जा रहे हैं और जैसे ही ये तैयार होंगे इन्हें मोर्चे पर भेज दिया जाएगा। यह यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की बड़ी प्रतिबद्धता है और रोबोटिक्स की ओर बढ़ते रुझान को दिखाता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 2026 में 25,000 ग्राउंड रोबोट का मतलब है कि यूक्रेन 2025 की तुलना में इन मशीनों की खरीद 2 गुना करेगा। इससे हमें यह पता चलता है कि 2025 में जहां यूक्रेन ग्राउंड रोबोट्स के साथ प्रयोग कर रहा था, वहीं 2026 में यूक्रेन इस पर पूरी तरह दांव लगा रहा है। अब बात सिर्फ मशीनों का इस्तेमाल वहां मदद के लिए करने की नहीं रह गई है जहां वे कर सकती है। यूक्रेन इन रोबोट्स का बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है और इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि वह अपनी अग्रिम पंक्ति के जितने भी सैनिकों को बदल सकता है उन्हें बिना भावना वाले रोबोट से बदल दे, ताकि यूक्रेन उस मौत की चक्की को जो उसने पहले ही बना दी है रूस के सैनिकों के लिए एक कत्ल खाने में बदल सके। फ्योडोरोव का इसके लिए एक लक्ष्य है। जैसा कि उनकी पोस्ट में कहा गया, यूक्रेन के रक्षा मंत्री चाहते हैं कि अग्रिम पंक्ति की लॉजिस्टिक्स पूरी तरह रोबोटिक सिस्टम से हो। ये रूस के लिए बुरी खबर है। पुतिन की मुख्य रणनीतियों में से एक हमेशा यूक्रेनी लॉजिस्टिक्स पर हमला करना रही है, चाहे वे कहीं भी हों। ऐसे हमलों से जरूरी आपूर्ति और उपकरण अग्रिम मोर्चे तक नहीं पहुंच पाते। अब तक इसका दूसरा फायदा यह था कि आपूर्ति रोकने का मतलब यूक्रेनी सैनिकों को भी रोकना होता था। आपूर्ति किसी न किसी को ले जानी होती है और इस तरह का काम पहले सैनिकों को करना पड़ता था जो काफिले चलाते थे या आपूर्ति को मारक क्षेत्रों से होकर अग्रिम मोर्चे तक पहुंचाते थे। अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे यूक्रेन अपनी ग्राउंड रोबोट उत्पादन को बढ़ा रहा है, वे सैनिक जो पहले आपूर्ति श्रृंखला को चालू रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे, अब उन्हें बलिदान नहीं देना पड़ता। रोबोट ये सब उनके लिए कर देंगे और इसका मतलब है कि यूक्रेन की अधिक पैदल सेना को बचाकर रखा जा सकता है, ताकि वे उस रक्षा को बनाए रख सके जो पुतिन को युद्ध के हर एक दिन लगभग 1,000 सैनिकों को खोने के लिए मजबूर कर रही है। ओह, अधिक सैनिक उपलब्ध होने का मतलब ये भी है कि यूक्रेन के पास ऐसे सैनिक हैं जो विनाशकारी जवाबी हमले कर सकते हैं, जिनकी वजह से उसने पिछले कुछ महीनों में चौंकाने वाली गति से क्षेत्र को मुक्त किया है। एक साल में 25,000 ग्राउंड रोबोट्स का मतलब सिर्फ यूक्रेन की लॉजिस्टिक्स मजबूत होना नहीं है, इससे और रूसी सैनिकों की अप्रत्यक्ष मौत होती है, क्योंकि यूक्रेन मानव बल का बेहतर उपयोग कर सकता है। फ्योडोरोव का 100% फ्रंटलाइन लॉजिस्टिक्स ग्राउंड रोबोट से कराने का लक्ष्य अवास्तविक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यूक्रेन पहले ही उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है, खासकर उन अहम क्षेत्रों में जहां फ्रंटलाइन पर लॉजिस्टिक्स पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हमने पहले भी कहा था कि 2025 यूक्रेन के ग्राउंड रोबोट्स के लिए परीक्षण वर्ष है। ये सबसे स्पष्ट पोक्रोव्स्क में था, जहां रूस ने साल भर उस शहर पर हमला किया जिसे वो दोनेत्स्क कब्जे की कुंजी मानता है। नवंबर 2025 तक यूक्रेन पोक्रोव्स्क के एक हिस्से पर मजबूती से काबिज था। सिर्फ यही यूक्रेन के लिए एक सफलता थी। हर तर्क यही कहता था, पोक्रोव्स्क पहले ही गिर जाना चाहिए था, और उन कारणों में से एक जिसकी वजह से यूक्रेन उस शहर को इतनी देर तक अपने कब्जे में रखने में कामयाब रहा और आज भी पोक्रोव्स्क सेक्टर में रूसी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, वो ये है कि ग्राउंड रोबोट्स बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। बीबीसी के अनुसार फेडोरोव ने जिन रोबोट्स के 2026 में यूक्रेन में 25,000 यूनिट बनाने की घोषणा की है, वे पिछले साल नवंबर तक पोक्रोव्स्क में 90% फ्रंटलाइन लॉजिस्टिक्स संभाल रहे थे। 2026 तक यूक्रेन अपने ग्राउंड रोबोट्स का पहले से ज्यादा ऑपरेशनों में उपयोग कर रहा है। साल की पहली तिमाही में यूक्रेन ने अपने ग्राउंड रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए 21,500 मिशन पूरे किए, जिनमें से 9,000 मिशन सिर्फ मार्च महीने में ही हुए।
इन मशीनों से जुड़े ऑपरेशनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे यह पता चलता है कि यूक्रेन न सिर्फ अपने रोबोट्स के विकास और तैनाती को बढ़ाने में बेहतर हो रहा है, बल्कि रूस को भी इनसे निपटने में मुश्किल हो रही है। आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन अपने सभी रोबोट से कई मिशन पूरा कर रहा है। अगर 2026 के लिए 25,000 का लक्ष्य 2025 में बने ग्राउंड रोबोट से दुगना है, तो साल की शुरुआत में यूक्रेन के पास लगभग 12,500 मशीनें थीं। 21,500 मिशन पूरे किए जा चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। यूक्रेन के पास शायद इतने ग्राउंड रोबोट्स ऑपरेशन में नहीं हैं। रूस इसके खिलाफ कुछ कर पाने में जूझ रहा है। यहाँ तक कि नवंबर में भी बीबीसी ने यह बताया था कि ग्राउंड रोबोट्स को देख पाना सैनिकों या बड़े वाहनों की तुलना में कहीं ज़्यादा मुश्किल है, जो सामान लाने ले जाने का काम करते हैं। इन रोबोट्स को मोर्चे से काफ़ी दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे सैनिकों की सुरक्षा होती है। साथ ही यूक्रेनी युद्ध क्षेत्रों में फैले हवाई ड्रोन की तुलना में इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर्स से जाम करना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ये कहना सही नहीं होगा कि यूक्रेन के ग्राउंड रोबोट्स को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें रोकना वाकई में बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि रूस इनसे डरता है। पुतिन के सैनिकों को ऐसे दुश्मन से कैसे निपटना चाहिए जो न भावना रखता है, न डरता है और अपनी ही सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में भी घुस सकता है। बस यही एक जवाब लगता है कि वे आंख बंद करके उम्मीद करे कि वे ग्राउंड रोबोट को देख ले और उसे खत्म करने का कोई तरीका ढूंढ ले। और जैसा कि आप आगे जानेंगे, ये रोबोट यूक्रेन के लिए केवल लॉजिस्टिक्स मिशन ही नहीं चला रहे हैं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं। मुख्य आंकड़े पर लौटते हैं। 2026 में 25,000 ग्राउंड रोबोट बनेंगे। ये कैसे संभव है? यूक्रेन की रक्षा खरीद एजेंसी के पास ऑर्डर है और वो हर जगह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। अब तक उस एजेंसी ने ग्राउंड रोबोट निर्माताओं के साथ 19 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग $250 मिलियन है। यूक्रेन के लिए यह एक बड़ी रकम है। ये उन कॉन्ट्रैक्ट से दिया जा रहा है जो उन व्यवसायों की स्थिरता सुनिश्चित करेंगे जो उसकी जमीनी रणनीति की रीढ़ बनेंगे। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार फ्योदरोव ने कहा कि अब खरीदारी के कॉन्ट्रैक्ट्स में निर्माताओं को लंबी समय सीमा दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन निर्माताओं के पास ग्राउंड रोबोट्स बनाने का ज़्यादा समय है। इसके बजाय उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब उनके पास वह स्थिरता है जो लंबे समय तक आय मिलने की गारंटी से आती है। स्थिरता से टिकाऊपन आता है। कंपनी जिसे आमदनी का स्रोत पता हो, वह स्थिर सप्लाई चेन और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी करने की योजना बना सकती है। तो यूक्रेन की ग्राउंड रोबोट इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे भी उतनी ही बड़ी क्रांति चल रही है जितनी कि युद्ध के मैदान पर क्रांति हो रही है। ये बताना जरूरी है कि खरीद और उत्पादन दोनों में ये बदलाव यूक्रेन के रोबोटिक्स उद्योग के जमीनी हिस्से तक सीमित नहीं है। फ्योडोरोव और रक्षा मंत्रालय हर क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन AI आधारित रक्षा इकोसिस्टम बना रहा है, जिसमें 200 कंपनियां ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। जमीनी रोबोट पर काम कर रही 19 कंपनियों के अलावा दर्जनों और कंपनियां FPV ड्रोन, लंबी दूरी के ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड और समुद्री ड्रोन बना रही है, जिससे यूक्रेन की नौसेना की कमी पूरी हो रही है। AI क्षेत्र में इन कंपनियों ने यूक्रेन के ब्रेव 1 प्लेटफॉर्म पर 300 प्लस AI विकास दर्ज किए हैं, जो ड्रोन और रोबोट डेवलपर्स के लिए फंडिंग केंद्र है। इस समय AI का इस्तेमाल 70 से अधिक सिस्टम्स में किया जा रहा है, जो पहले से ही युद्ध के मैदान में है। ये सब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि यूक्रेन केवल मात्रा पर ही ध्यान नहीं दे रहा है। 2026 के अंत तक 25,000 ग्राउंड रोबोट्स होना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यूक्रेन इन्हें अपने निर्माताओं के साथ और बेहतर, मजबूत व स्मार्ट बनाने पर भी काम कर रहा है। फ्योदरोव कहते हैं, हमें हर कदम पर दुश्मन से तेज रहना चाहिए। ऐसा करने के तरीकों में से एक है अपने सबसे बेहतरीन और होनहार लोगों को उनकी सफलता के लिए जरूरी हर चीज देना। ये यूक्रेन की ग्राउंड रोबोट क्रांति का एक और पहलू है जिसे फ्योदरोव बेहतर बनाने में लगे हैं, और हम जानेंगे कैसे। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वह बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है।
तो हमने यूक्रेन के ग्राउंड रोबोट निर्माताओं से जुड़े अनुबंधों के वित्तीय पहलू पर बात कर ली है। रक्षा मंत्रालय इससे भी अधिक कर रहा है ताकि निर्माता यूक्रेन की जरूरतें पूरी कर सके। फ्योदोरोव के मुताबिक यूक्रेन को ग्राउंड रोबोट निर्माताओं के साथ खुद की बनाई एक समस्या झेलनी पड़ी थी। यूक्रेन ने कर कानून पास किया जिससे कुछ निर्माताओं को अपने उत्पादों पर वैट देना पड़ा। इससे रुकावटें पैदा हो गई। फ्योदोरोव कहते हैं कि यूक्रेन सक्रिय रूप से उन अनुबंध संबंधी समस्याओं को सुलझाने पर काम कर रहा है जो इस टैक्स सिस्टम में बदलाव के कारण पैदा हुई थी। इससे यूक्रेन के वे निर्माता जिनके पास पहले से अनुबंध है बिना ज्यादा चिंता किए अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे और बाद में लगने वाले शुल्कों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। फ्योदोरोव की योजना में गति लाना शामिल है और विचार से विकास और फिर युद्ध क्षेत्र में तैनाती तक की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री कहते हैं कि ग्राउंड रोबोट्स के लिए वित्त पोषण को समन्वित कर दिया गया है जिससे यूक्रेन पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से खरीद की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध हो सका है। रक्षा मंत्रालय अनुबंध अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर रहा है ताकि निर्माता जल्दी काम शुरू कर सके और कम कागजी कार्रवाई हो। फ्योदोरोव के अनुसार जो देश तेजी से बढ़ेगा वही यूक्रेन युद्ध में आगे रहेगा। बिल्कुल, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर वे सैनिक जो यूक्रेन द्वारा विकसित किए जा रहे नए ग्राउंड रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे उन्हें चलाना नहीं आता। फ्योदोरोव ने इसका भी इंतजाम कर लिया है। उन्होंने टेलीग्राम पोस्ट के जरिए रक्षा मंत्रालय में यूजीवी दक्षता केंद्र शुरू करने की घोषणा की। फ्योदोरोव ने कहा कि यह केंद्र यूक्रेनी जनरल स्टाफ और सेना के साथ मिलकर एनआरसी यूक्रेन में ग्राउंड रोबोट को मोर्चे पर तेजी से लागू करेगा और निर्माताओं के लिए एकल केंद्र बनेगा। यूक्रेन अपने ग्राउंड रोबोट्स के प्रशिक्षण और परीक्षण को केंद्रीकृत कर रहा है ताकि प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित हो सके। यह विकास और नियंत्रित कार्यान्वयन की गति से जुड़ा है जिसमें यूक्रेन माहिर हो रहा है। इसका मतलब है कि यूक्रेन मैदाने जंग पर वो चीज छोड़ रहा है जिसकी रूस ने उम्मीद नहीं की थी। जमीन पर रोबोट आ चुके हैं और 2026 के अंत तक पहले से कहीं ज्यादा संख्या में होंगे। इन रोबोट्स की 25,000 की पूरी सेना एक अमानवीय ताकत के रूप में इकट्ठा हो रही है जिसे रूस को खत्म करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये ऐसा करने वाले हैं वो शायद आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो। जमीन पर चलने वाले रोबोट लड़ सकते हैं और जल्द इसका उदाहरण मिलेगा, लेकिन युद्ध में इनका मुख्य उद्देश्य यूक्रेन को वह जनशक्ति सहारा देना है जिसकी उसे पुतिन के हमले के बाद से जरूरत थी। आइए एक पल के लिए फिर से पोक्रोव्स्क चलते हैं। पहले हमने आपको बताया था कि यूक्रेन के ग्राउंड रोबोट्स उस केंद्र में 90% लॉजिस्टिक्स संभाल रहे हैं, जिसका मतलब है कि यूक्रेन की पैदल सेना के लिए खतरा कम हो गया है। यह बिल्कुल सही है। हालांकि पोक्रोव्स्क और अन्य भीषण संघर्ष वाले इलाकों में ग्राउंड रोबोट्स के इस्तेमाल का एक कम आंका गया पहलू यह है कि ये यूक्रेन को ऐसे विकल्प देते हैं जो उसके पास अन्यथा नहीं होते। यूक्रेन के विशाल किल जोन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है जो अब कुछ क्षेत्रों में फ्रंट लाइन से लगभग 90 मील आगे तक फैले हुए हैं। हालांकि रूस के पास भी अपने खुद के किल जोन हैं और उसने कई बार इनका इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिकों को पीछे से मिलने वाले समर्थन से अलग करने के लिए किया है। पोक्रोव्स्क ऐसी ही एक स्थिति थी। बीबीसी के अनुसार रूस की पोक्रोव्स्क को घेरने की कोशिश में सैनिक दल सप्लाई लाइनों से कट रहे थे। अगर यूक्रेन के पास पोक्रोव्स्क में ग्राउंड रोबोट्स नहीं होते तो वे सैनिक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, उनकी सप्लाई खत्म हो जाती और पीछे हटने का उनका छोटा सा मौका भी पूरी तरह बंद हो जाता। ग्राउंड रोबोट्स रूस द्वारा बनाए गए मौत के इलाकों में आसानी से रास्ता बना लेते हैं जो सैनिक या पारंपरिक वाहन नहीं कर सकते। इनमें से कुछ रोबोट इतने छोटे हैं कि वे साइकिल लेन में भी आ सकते हैं, वो भी तब जब वे सामान ले जा रहे हों। इससे वे ऐसे रास्तों से जा सकते हैं जहां बड़े वाहनों के लिए जाना मुमकिन नहीं होता। अपने माहौल से मेल खाते रंगों और खतरा पहचानने पर छिप जाने और निष्क्रिय पड़े रहने की क्षमता के कारण ग्राउंड रोबोट्स लगातार मोर्चे तक सप्लाई पहुंचाने में ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का रोबोटीकरण है जिससे पहले असंभव नए मौके खुल रहे हैं क्योंकि अब ग्राउंड रोबोट्स आम हो गए हैं। ये कहने के बाद हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ज़्यादा ग्राउंड रोबोट्स बनाने का
यूक्रेन की इन्फेंट्री पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। ये कोई राज नहीं है कि रूस के मुकाबले यूक्रेन को जनशक्ति के मामले में गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। भले ही अपनी रक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती और जबरन भर्ती में कोई चुनौती न हो, फिर भी यूक्रेन को ऐसे देश का सामना करना पड़ रहा है जिसकी आबादी यूक्रेन से लगभग 4 गुना ज्यादा है। यूक्रेन के ग्राउंड रोबोट्स कई तरीकों से इस जनशक्ति असमानता से उबरने में मदद कर रहे हैं। जैसा कि एल पाइस ने उल्लेख किया है, ग्राउंड रोबोट्स केवल लॉजिस्टिक्स संभालने से कहीं अधिक करते हैं। कई रोबोट्स का इस्तेमाल दवाइयां मोर्चे तक पहुंचाने और सैनिकों को पीछे सुरक्षित स्थान तक निकालने के लिए किया जा रहा है। इन रोबोट्स के जरिए सक्रिय रूप से जानें बचाई जा रही है जो शायद अन्यथा खो जाती। एक बचाया गया सैनिक अक्सर वही होता है जो फिर से लड़ाई में लौट सकता है, और अगर वे वापस नहीं भी लौटते तो भी यूक्रेन अपने हताहतों की दर को कम रखता है और यह दिखाता है कि वह अपने सैनिकों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा पुतिन करते हैं। मई 2022 से रूस अपने सैनिकों को निकालने के लिए उपकरण गंवाने का जोखिम उठाने से इनकार करता रहा है, जैसा न्यूज़ वीक ने रिपोर्ट किया। मोर्चे पर पुतिन के प्यादों के लिए यूक्रेन द्वारा निकासी में ग्राउंड रोबोट्स का इस्तेमाल देखना उनका मनोबल बुरी तरह तोड़ देता होगा। पुतिन रूस को अपने घायल सैनिकों को निकालने नहीं देते, जबकि यूक्रेन अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए नई तकनीक बना रहा है। फिर भी यूक्रेन के लिए जनशक्ति समस्या है। कार्नेगी एंडोमेंट के 17 मार्च के लेख के अनुसार यूक्रेन को पूरे मोर्चे पर गंभीर जनशक्ति की कमी है। इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है कम होती स्वयं सेवकों की भर्ती और अग्रिम पंक्ति के सैनिकों में स्वाभाविक युद्ध थकान ने, जो महीनों या यहां तक कि वर्षों से सेवा कर रहे हैं। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन में अनिवार्य सैन्य भर्ती की समस्या है, क्योंकि 20 लाख नागरिक भर्ती से बच रहे हैं ताकि रूस के खिलाफ अपनी जान जोखिम में न डाले। यूक्रेन को उन सैनिकों के साथ भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो बिना अनुमति के ड्यूटी से गायब हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट के मुताबिक 2022 से यूक्रेन की अदालतों में गैर हाजिर सैनिकों के 2,90,000 मामले दर्ज हुए हैं। अपने लेख में कार्नेगी एंडोमेंट ने कहा कि यूक्रेन अपने जनशक्ति की समस्या को हल करने के लिए एक रास्ता यह अपना सकता है कि वह सैनिकों को एक बहुत बड़े सैन्य ढांचे के अंदर एक तत्व के रूप में देखे, न कि उन्हें अलग अलग संसाधन मानकर। लोगों को प्रभावी लड़ाकू ताकत में बदलना सबसे महत्वपूर्ण है, और यही वह जगह है जहां यूक्रेन के ग्राउंड रोबोट्स काम आते हैं। रोबोट्स एक सैनिक से ज्यादा भार उठा सकते हैं, दुश्मन में डर पैदा करते हैं और इन्हें ऐसे सैनिक नियंत्रित करते हैं जो अग्रिम पंक्ति से काफी दूर होते हैं। नेतृत्व, प्रशिक्षण, संगठन और सिद्धांत मिलकर एक प्रभावी यूनिट बनाते हैं, और सही उपकरणों से यूक्रेन कम संसाधनों में भी अधिक लाभ ले सकता है। 10 सैनिक रूस के खिलाफ कमजोर हैं, लेकिन ग्राउंड रोबोट्स और हवाई ड्रोन मिलने पर वे खतरनाक हो जाते हैं। यूक्रेन पहले ही इस तथ्य को समझ चुका था और अब उसके पास ऐसी तकनीक है जिससे वह ग्राउंड रोबोट्स बना सकता है जो उन सैनिकों की जगह ले रहे हैं जिन्हें वरना मोर्चे पर तैनात करना पड़ता। नतीजा यह है कि हताहतों की संख्या पहले ही 30% कम हो गई है, और अब यूक्रेन 2026 में पिछले साल से दोगुने ग्राउंड रोबोट्स बना रहा है, जिससे यह प्रतिशत और बढ़ेगा। यूक्रेन अपनी जनशक्ति की समस्याएं सुधार रहा है, जबकि रूस को पहले से ज्यादा कमी झेलनी पड़ रही है। पुतिन सैनिकों को सिर्फ संसाधन मानते हैं। रूस के नेता या उसकी सेना की ओर से युद्ध के लिए उस समग्र दृष्टिकोण जैसा कुछ भी बनाने का कोई प्रयास नहीं है जिसमें यूक्रेन के ग्राउंड रोबोट्स योगदान देते हैं। इसी कारण रूस की हताहत दर बढ़ रही है, यूक्रेन की घट रही है। एलबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में हर वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के लिए 316 सैनिक गंवा रहा है। स्रोत के अनुसार रूस की हताहत संख्या उसकी भर्ती दर से अधिक है और पूरे 2026 में यही स्थिति रही है। यूक्रेन को रूस से युद्ध जीतने के लिए ये बदलाव जरूरी है। फ्योडोरोव यह समझते हैं, इसलिए 14 जनवरी को यूक्रेन के रक्षा मंत्री बनने पर उनकी शुरुआती कार्रवाइयों में से एक ग्राउंड रोबोट्स पर ध्यान देना था। 2026 में 25,000 नए ग्राउंड रोबोट्स यूक्रेन के रक्षा मंत्री द्वारा सेना संचालन में किए जा रहे बड़े बदलावों का हिस्सा है। और भले ही ये रोबोट्स अभी मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स और निकासी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक में लगातार निवेश का मतलब है कि यूक्रेन ऐसे तरीके खोज रहा है जिनसे ये रोबोट्स ऐसे काम कर सके जिसकी किसी ने
कभी उम्मीद नहीं की थी। अब ग्राउंड रोबोट्स रूसी सैनिकों से आत्मसमर्पण करवा रहे हैं और यूक्रेनी क्षेत्र की मुक्ति पूरी कर रहे हैं। कैसे, जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। इसमें बताया गया है कि यूक्रेन ने ग्राउंड रोबोट्स का इस्तेमाल कर दुनिया में पहली बार ये कैसे किया और उस अभूतपूर्व उपलब्धि के क्या निहितार्थ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले कंटेंट को मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।